जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है जी? चलें, ग्रेट। अच्छा, हम डिस्कशन कर रहे थे नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम की डिस्कशन के अंदर हमने कल देखा था कि जनाब वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखा था, और हमें पता चला था कि नेशनल इनकम एक सर्कुलर फ्लो में काम करती है, और उसमें सर्टन विड्रॉल्स होती हैं और सर्टन इंजेक्शंस होती हैं। और विड्रॉल हमने देखी थी, सेविंग्स, टैक्स एंड इम्पोर्ट्स आर द विड्रॉल्स, and our investment, government spending and the export are our injections। ठीक जी, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब we want to discuss about the measurement of national income, how national income is accounted or measured। national income measurement accounting। क्या नेशनल इनकम एक ही तरह से काउंट की जा सकती है, या इसके कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं? तो इकोनॉमिस्ट भाइयों ने रिसर्च की, उन्होंने कहा जी कि नेशनल इनकम होती तो एक ही है। ये बात तो नहीं है कि नेशनल इनकम कोई अलग होगी। नेशनल इनकम एक ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वही हुई है। हाँ, इस नेशनल इनकम तक की फिगर तक पहुंचने के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं। क्लियर है जी? नेशनल इनकम ये नहीं है कि हम मेजरमेंट या कोई 3 डिफरेंट जो हमारे सामने रास्ते हैं, कोई वो हमें किसी अलग अलग मंजिल पे पहुंचाएंगे। वो पहुंचाएंगे हमें इसी नेशनल इनकम पर, नेशनल इनकम पर ही पहुंचाएंगे। तीनों की तीनों का जवाब जो है वो एक ही आएगा, नेशनल इनकम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा फर्क होगा तीनों के अंदर। अब वो क्या फर्क तरीके हैं, वो जनाब उन्होंने बताया कि एक तो तरीका है कि आप प्रोडक्शन अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच क्या है कि आपके मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। दुरुस्त है? हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी कि ऑल द मार्केट वैल्यू of all goods and services produced in a country in a given period of time, that is usually 1 year, is called national income। तो अगर हम प्रोडक्ट अप्रोच के तहत तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को इकट्ठा कर लें, सम अप कर लें, जो एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरी अप्रोच कहती है जनाब कि इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच क्या है? इनकम अप्रोच में कहते हैं भाईजान इतना करें आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि आपने कल ये देख लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनकम को आप ऐड कर लें तो यू विल गेट टू द सेम पोजीशन। आपकी इनकम अप्रोच ये कहती है कि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोडक्ट लामहला उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करके ही प्रोडक्शन करनी है। तो आप अगर इनकम अप्रोच से उसको
उन फैक्टर्स की जो आमदनी है उसको कैलकुलेट कर लें तो आप फिर सेम नेशनल इनकम पर ही पहुंच जाएंगे। और थर्ड अप्रोच है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहती है? एक्सपेंडिचर अप्रोच कहते हैं कि जनाब जो भी हमने इनकम की थी उस इनकम को हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज लामहला किसी ना किसी परचेज की हैं। आप उन परचेजेस को अगर कैलकुलेट कर लें, सम अप कर लें उन परचेजेस को, उन एक्सपेंडिचर्स को, कंजम्पशंस को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप सम अप कर लें तो यू विल गेट टू द सेम पोजीशन। आप तीनों सूरतों में रीच टू द सेम कंक्लूजन, बट पैसेज इज डिफरेंट फॉर ऑल दीज अप्रोचेस। तो मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब हम बारी बारी इन अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट अप्रोच की जब डिस्कशन की, हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट अप्रोच बेसिकली है क्या। तो हमने कहा जी कि ठीक हो गया, हम प्रोडक्ट अप्रोच के तहत कैलकुलेट कर लेते हैं और वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, कैलकुलेट, मेजर आवर नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट अप्रोच में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो उसने कहा अच्छा इसमें एक इशू आएगा आपको। वो क्या इशू आएगा? उसने कहा इशू आएगा आपका, आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, डबल काउंटिंग से बचना है। फाइनल गुड्स उनकी वैल्यू को सिर्फ आपने काउंट फॉर करना है, डबल काउंटिंग से बचना है। अच्छा जी, ये क्या बात हो गई? फाइनल गुड्स क्या मतलब क्या हुआ? डबल काउंटिंग का इशू क्या है? तो उसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइनल गुड्स हैं क्या? फाइनल गुड वो है आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स में चल सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल गंदम, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या उससे? रोटी। हम प्रोडक्शन करते हैं वीट की और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रेड। गंदम का वैसे इस्तेमाल कुछ हो नहीं सकता, कुछ उसका वैसे हमारी अल्टीमेट यूटिलिटी नहीं होगी। लेकिन मिस्टर ए सेड कि जनाब मैं आई एम ए फार्मर एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड एन income, I have raised an income, I have produced, reaped the wheat for the amount of 2000 rupees. मैंने 2000 रुपए की गंदम उगाई है इस साल के अंदर, मैंने मार्केट में बेची है जी। मार्केट वैल्यू मेरी मैंने जो गंदम उगाई थी उसकी मार्केट वैल्यू वाज 2000 रुपीज। तो आप कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने, 2000 रुपया। दैट मीन्स के आपने नेशनल इनकम के अंदर 2000 रुपए की कंट्रीब्यूशन की है, बहुत अच्छा हो गया। दूसरी जानिब मिस्टर बी आएंगे। मिस्टर बी कहेंगे आई एम अ फ्लोर मिल ओनर, आई हैव परचेज द व्हीट एंड आई हैव प्रोड्यूस द फ्लोर फॉर अमाउंटिंग रुपीज 2800। मैंने इस साल में बड़ी मेहनत की जी, प्रोडक्शन की, मेरे जो बिजली खर्च की, बाकी चीजें की, मैंने अपनी मिल चलाई, फ्लोर मिल से मैंने
₹2800 का आटा बेचा है इस साल के दौरान में। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात होगी, आपने इसका मतलब है नेशनल इनकम के अंदर ₹2800 का या आपने जो गुड्स बनाई उससे नेशनल इनकम में ₹2800 का इजाफा हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर एक मिस्टर सी आ जाएंगे। मिस्टर सी कहेंगे सर ड्यूरिंग दैट आई एम अ बेकर और आई परचेज द फ्लोर and I have produced the bread and sold those breads during the years amounting to 3200. मैंने 3200 की ब्रेड्स बेची है इस साल के दौरान में और मैंने उसके अगेंस्ट मनी रिसीव की है, पैसे भेजे। तो नेशनल इनकम के अंदर हम कहेंगे वेरी गुड जी मिस्टर सी, यू हैव कंट्रीब्यूटेड 3200 रुपीज इन द नेशनल इनकम, वेरी गुड। तो अगर हम इन सब को अकाउंट फॉर करें तो हमारी नेशनल इनकम कितनी बन जाएगी? अगर हम इन सब को इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअली अकाउंट फॉर कर लें और इंडिविजुअली ऐड कर लें, तो वी विल रीच टू ए कंक्लूजन दैट ड्यूरिंग दिस ईयर वी हैव increased, we have made a national income of 8,000 rupees through this process. ऐसे ही है। बट द इश्यू नाउ कम कि आप डबल काउंटिंग कर रहे हैं जनाब। इस 2800 के अंदर पहले से ही 2000 आपने अकाउंट फॉर कर लिया था, 2000 प्लस 800 इन्होंने एडिशनल काम किया। आपने जब 8000 नेशनल इनकम कंसीडर की, उसके अंदर आपने 2000 को 2 दफा काउंट कर लिया है। पहले 2000 आपने सेपरेट काउंट किया, फिर 2000 आपने इनके साथ भी काउंट कर लिया। तो डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, डबल काउंटिंग का एरर आपने कमिट कर दिया है। और दूसरी जानिब जब ब्रेड वाले भाई के पास आप गए तो फिर आपने सेम एरर किया कि 2800 तो आप पहले ही पिछले प्रोसेस तक वो कर चुके थे और वो 3200 के अंदर शामिल था। आटा क्योंकि उन्होंने लेके आटे से आगे रोटी बेची है, तो आटे की कीमत भी आपने उसमें कर ली 2800 प्लस जो इन्होंने 400 वैल्यू एडिशन की वो भी आपने कर ली। तो आपने 2800 को भी डबल काउंट किया है। क्लियर है? तो वो कहते हैं, साहबान कहते हैं, इकोनॉमिस्ट भाई कहते हैं कि भाईजान आप ये गलती ना कीजिएगा जो आप सबने की कि 8000 रुपए को हमने समझ लिया कि ये नेशनल इनकम है। नहीं सर, इस 8000 रुपए के अंदर डबल काउंटिंग हो रही है, उस डबल काउंटिंग को आपने रिड्यूस करना है। तो कहते हैं कि आप फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि इस प्रोसेस के अंदर ब्रेड है, वो ब्रेड की फाइनल गुड की आप कीमत ले लेंगे तो इसके अंदर 2000 रुपए का वीट भी शामिल है और 800 रुपए का जो फ्लोर वाले ने काम किया वो भी शामिल है और 400 रुपए का जो ब्रेड वाले ने काम किया वो भी शामिल है। नेट इफेक्ट आपका फाइनल गुड्स दे रही है। फाइनल गुड को आप सिर्फ कंसीडर करें। वन वे ऑफ रीचिंग दिस कंक्लूजन। और दूसरा तरीका वो कहते हैं कि या तो फाइनल का कर लें या हर प्रोसेस के अंदर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है, प्रीवियस कुछ नहीं आया था, इसकी वैल्यू एडिशन कितनी की है इस प्रोसेस ने वैल्यू एडिशन कितनी की है उस प्रोडक्ट के लिए। तो उस वैल्यू एडिशन को सिर्फ अगर आप ले लेंगे तो भी आप सेम सिचुएशन पे पहुंचेंगे। But you need to be careful and just account for the value addition. No double counting should be done. Double counting will distort your values. Double counting will distort the figure of national income. तो दो तरीके हैं, या आप फाइनल गुड की वैल्यू ले लें और या आप हर
स्टेप के ऊपर हर फेज में, प्रोसेस के हर फेज के अंदर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है उस वैल्यू एडिशन को ले लें तो यू विल गेट टू दी सेम फिगर, सेम इशू, सेम प्रॉब्लम, सेम सॉल्यूशन। डबल काउंटिंग का आपने एहतियात करनी है और डबल काउंटिंग से बचना है। जी कोई मुश्किल तो नहीं? अच्छा, अब लेट मी गो टू द बुक। हम बुक से कंसोलिडेट करते हैं। अब तक जो हमने चैप्टर 6 के हवाले से चीजें देखी हैं उसको कंसोलिडेट करते हैं, फिर हम अगली दो अप्रोचेस को देखते हैं। जी मैक्रो इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंट्रीज इन द एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट की बात करनी है, एक्यूमुलेट करके करना है हमें उसमें इक्वली। फिर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने देखना है, इन्फ्लेशन लो रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट लो रखनी है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम रखना है। ये ऑब्जेक्टिव्स बताए नेशनल आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और इसके बेसिक क्वेश्चंस उसमें कहा जी कि ग्रो कैसे, कॉजेज में देखें ग्रोथ के, और फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से हैं उनके ऊपर नजर रखें, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इन चीजों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाती रहती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, और फ्लक्चुएशन को किस तरह से मैनेज करना, उनकी बातों को आपको बताती है। फिर इंट्रोडक्शन टू आपकी नेशनल इनकम की, और फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन, monetary value of the flow of goods and services produced by the economy during the year after indirect taxes, after indirect taxes, यानी कि indirect taxes इसके अंदर इंक्लूड हैं, और monetary indirect taxes इंक्लूड होने का मतलब क्या हुआ, ये मार्केट प्राइस की बात हो गई, ऐसा ही फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस को हमने बात जो की थी, इसने यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड किया। तो दैट मीन्स के नेशनल इनकम विल बी मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस, और उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको कम्युलेट करेंगे। तो फिर अच्छा जी, डिफिकल्टीज को भी हम छोड़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं इधर जीडीपी जीएनपी के अंदर जो बातें कही थी हमने। जीडीपी क्या है जी? कल की डिस्कशन हमने अगर याद हो, कल हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा एक दफा ड्रा कर दूं आपकी सहूलत के लिए। मैंने कहा था बार बार हम करते रहेंगे इसको, फर्म एंड हाउसहोल्ड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, reward, goods and services, price, and then withdrawals, tax, savings and imports, and injection, investment, government spending and export. गुड्स एंड सर्विसेज पे जो आपने प्राइस पे की, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। हमने ये कल बात की थी कि आपने इसको हमने सी से कहना है, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसे अपनी इनकम में से स्पेंडिंग की, एक्सपेंडिचर किया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। अब यहाँ पे आ जाए, ये कह रहा है जी, कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, सी plus I is the investment in the economy, G is the government spending in the economy, X export, and M is the import. Net outflow inflow of the foreign exchange, foreign trade.
उसने क्या क्या लिया इसमें, उसने सी लिया, सी प्लस जी प्लस आई एंड एम और एक्स का नेट। इसको कहता है कि ये आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी एग्रीगेट डिमांड, अभी हमने आगे पढ़ना है इसको, लेकिन एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो तमाम हाउस होल्ड हैं, तमाम बिजनेसेस हैं, तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गुड्स और सर्विसेज चाहती हैं, खरीदना चाहती हैं, वो इतनी डिमांड है उनकी। दे आर कॉजिंग द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस दिस मच। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये कॉज कर रही हैं, ये डिमांड कर रही हैं इकोनॉमी से कि जनाब मुझे ये चाहिए। कंजम्पशन वाला कह रहा है मुझे एसी चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे आप रोड्स चाहिए, तो वो डिमांड कर रहा है। ये इकोनॉमी के अंदर डिमांड है। दिस कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इज क्रिएटिंग द डिमांड इन द इकोनॉमी। क्लियर है? ये यहां से हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। तमाम हाउस होल्ड मिलके जो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं उनको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यहां पे आ जाए, जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड, जो किताब कह रही है, इन एन इकोनॉमी। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन मोर डिटेल इन चैप्टर 4, सेक्शन 4। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देख लिया, implies that the aggregate demand, the aggregate is equal to aggregate supply in the economy। हमने aggregate supply की बात करनी है। In other words, the GDP is the total output from all the sector of an economy। Primary sector जो हमने बात की, agriculture, mining, primary sector, secondary sector, manufacturing and construction, and tertiary sector, services, tertiary sectors। तो ये कल जो मैंने स्पेशली वो प्रोडक्शन को डिफरेंट में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर और सर्विसेज को हमने डिफरेंट किया था, वो इसीलिए था कि एग्रीकल्चर, माइनिंग आर द प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आर द सेकेंडरी सेक्टर, एंड सर्विसेज जो हमने बात की थी इंडिविजुअल की और इंस्टीट्यूशन की, तो वो सर्विसेज आर टर्टियरी सेक्टर्स। हमने इसको याद रखना है। ये हमें एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए इन वर्डिंग को यूज कर सकता है। हमें परेशान नहीं होना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर से परेशान नहीं होना। GDP or per capita is often considered an indicator of economy standard of living। GDP does not include services and products that are produced by the nation in other country। हमारे लोगों ने दूसरी मुल्कों के अंदर जाके जो काम किया है वो हमें GNP के अंदर मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे नेशनल्स ने दूसरी मुल्कों में जाके काम किया उसकी हमने बात नहीं की। GDP फॉर ए पर्टिकुलर ईयर इज मेजर्ड बाय 2 ways, नॉमिनल GDP और रियल GDP। वही बातें जो हमने कल भी की थी, evaluated at current prices and adjusted value। और हमने उसको कहा था बेस ईयर की प्राइस से के जरिए से एडजस्ट कर लें तो रियल वैल्यू पे पहुंचेंगे। Then we have got gross national product, GNP, a country's GDP plus any income earned by residents from overseas investments minus income earned by overseas residents within the domestic economy। In other words, GDP is the production within the geographical confines of the nation by all residents in that country, whether citizen or not citizen, and GNP is the production of citizens of country only where they are located।
GDP compared to GNP. A Japanese company has a subsidiary in Pakistan. The output of the subsidiary would be part of Pakistan's GDP and Japan's GNP. Net national product, सिर्फ मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ, ये कल ही हमने देखा हुआ सब कुछ. The further distinction made by the GNP figure that writes a net national product removes capital depreciation, capital consumption भी इसको कहते हैं, from the calculation of national income. This is useful when assessing what effect the change in output has had on society as a whole. Net national product. A firm has an old machine and so produces a new one to replace it. A few years later, this machine is also replaced. In GNP terms, there has been an addition of 2 machines to the nation, and so the GNP figure will rise accordingly. However, in that time, 2 machines have lost values and they are no longer used by the society. NNP is found by deducting the value of capital depreciation that has occurred. हमने सारी वही बातें कर रहे हैं, नथिंग न्यू. अच्छा जी, जीडीपी पहले आ गया, जीडीपी आ गया, इसमें से गुड्स मेड इन द कंट्री बाय फॉरेन सिटीजन प्लस गुड मेड अब्रॉड बाय द कंट्री सिटीजन. इसको माइनस कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, जीएनपी पे पहुंच जाएंगे. कल हमारी डिस्कशन फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो एनएनपी पे पहुंच जाएंगे. कोई नई बात हमने यहाँ पे नहीं की, सिर्फ कल की जो बातें थी उन्हीं को दोहराया. हमारी पर्सनल इनकम की बात, पर्सनल income received by individuals and firms that are not classified as corporation. Firms जो कि corporation नहीं है, कंपनी proprietorship है, जो उसकी बात कर रहे हैं, individuals की बात कर रहे हैं. This means that items such as retained earning and corporate income taxes are deducted from the level of national income. As we remember, national income takes the net national product and deducts indirect taxes. So this measure removes retained earning of corporation and corporate income taxes. तो हमने कल भी डिस्कशन की थी, कल में हमने उसके साथ में लिख दिया था कि नेशनल इनकम के अंदर फिर हमने उसके अंदर पर्सनल इनकम के अंदर हमने ट्रांसफर पेमेंट्स की बात भी की थी और उसको ऐड भी किया था, और हमने सोशल सिक्योरिटीज को भी माइनस किया था, उनको भी हमने डिस्कस किया था. डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस जो आपको टैक्स की सूरत में लगते हैं. तो इसमें हमने वैसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में प्रीवियस पीरियड सेविंग्स भी ऐड की थी, जस्ट टू बी श्योर के जी के आपकी इस पीरियड के अंदर डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी. मेजरमेंट मेथड, मेजरमेंट मेथड में प्रोडक्ट अप्रोच और उसी की डबल काउंटिंग की एग्जांपल दे रहे हैं. वुडन टेबल की, वुड उसके अंदर इतनी थी, लेबर इतनी थी, मशीनरी इतनी थी, रिटर्न टू एंटरप्रेन्योर इतना था और 20,000 थी वो गुड्स प्रोड्यूस हुई. मार्केट प्राइस अप्रोच वुड यूज द प्राइस फॉर विच द एसेट वाज सोल्ड फॉर 20,000, उसकी बात करेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की this had added benefit taking the account. कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक. सर्कुलर फ्लो को हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया. दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड फर्म, आउटपुट इधर से उधर जाती है. इसका विड्रॉल्स कौन सी हैं, विड्रॉल, सेविंग्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स, इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ये इंजेक्शंस हैं. और ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपकी विड्रॉल्स और इंजेक्शंस इक्वल हो जानी चाहिए. तो आप कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ आपका equal planned injections into the circular flow. प्रोडक्ट अप्रोच, फिर आगे जी प्रोडक्ट अप्रोच क्या कहती है, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स.
एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। और वही ब्रेड की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। डिफिकल्टीज, डबल काउंटिंग डिफिकल्टी, डबल काउंटिंग की डिफिकल्टी है। द आउटपुट ऑफ द सम फर्म बिकम इनपुट ऑफ अदर, ओनली द वैल्यू एडेड, कह रहे हैं वैल्यू एडेड अप्रोच भी ले सकते हैं। इनकम अप्रोच आ गई। इनकम अप्रोच क्या कह रहे हैं? इनकम अप्रोच वाले भाईजान कहते हैं अच्छा जी, यहां से ही पढ़ते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम्स अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। एम्प्लॉयमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से, लैंड से। Income approach. This method estimates national income by adding up the rent of land, wages of employee, interest and profit on capital, and income of self-employed people. तो वही जो हमने कहा था, रिवार्ड की बात की थी कि जो रिवार्ड है उस रिवार्ड को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। These income will equal the total value added in the process of making the product. Returning to the bread example above, this would involve adding together the incomes earned on the process of making a loaf of bread by the farmer, miller and baker. जो हमने यहाँ पे बात की, इनकम उन्होंने जो जो अर्न की थी, फार्मर ने 2000 की थी, मिलर ने 800 की, बेकर ने 400 की, तो वो हम पहुंचे उधर ही। The calculation does not include transfer payments. ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करती क्योंकि उसका नेशनल इनकम के साथ ताल्लुक नहीं है। इनकम गेन फ्रॉम स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन से जो इनकम गेन हुई। स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाई थी जो कि पिछले साल में हमने फर्म ने बनाई थी, फर्म ने बनाई लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में फर्म ने बनाई, तो उसके लिए उसने रिवार्ड लास्ट ईयर के हिसाब से पे कर दिया, ऐसा ही है ना। अब उस फर्म ने स्टॉक एप्रिसिएशन होगी, 100 रुपए का स्टॉक था, अब मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 की जगह 120 का बिक गया, 20 रुपए एडिशनल आए इस फर्म के पास, जो कि इस फर्म ने कमाए हैं स्टॉक एप्रिसिएशन की मद के अंदर। इनकम गेन फ्रॉम द स्टॉक एप्रिसिएशन, दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड नॉट ए राइज इन आउटपुट। तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इसको तो शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो स्टॉक आपका बना हुआ था पिछले साल के अंदर, और पिछले साल के अंदर से आपने उसके लिए जो आपने मेहनत करनी थी, जो आपने उसके रिवार्ड्स वगैरह देने थे, वो आपने पिछले साल की नेशनल इनकम के अंदर आपने इंक्लूड कर लिया था। तो अगर आप ये 20 रुपए को इधर इंक्लूड करेंगे तो आप एडिशनल इंक्लूजन कर रहे होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक तो ट्रांसफर पेमेंट्स ना करें इंक्लूड इनकम अप्रोच के अंदर, दूसरा स्टॉक एप्रिसिएशंस को इंक्लूड ना करें क्योंकि वो स्टॉक तो पिछले साल के बन चुके थे। फिर वही ट्रांसफर पेमेंट, प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रही है उसको इंक्लूड नहीं करना। इनकम नॉट डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटीज, अब वो टैक्स अथॉरिटीज को जो इनकम नहीं बताई हुई तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगी क्योंकि वो तो पिछले आपने तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी ना इकोनॉमी के अंदर। मैंने इंटरेस्ट कमाया, मैंने कुछ एम्प्लॉयमेंट की, मैंने कोई अनरजिस्टर्ड कोई प्रोडक्शन की, खुद ही प्रोडक्शन करके खुद ही उससे बेच दिया, किसी को किसी खाते में भी नहीं आई। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा होता है ये तो, कि वो कुछ उगाया और खुद ही उधर बेच दिया और टैक्स अथॉरिटीज को पता भी नहीं चला कि क्या उगाया, क्या बेचा, कितनी इनकम हुई है, वो पता भी नहीं चला। जब पता ही नहीं चला तो वो तो इंक्लूड ही नहीं हो सकेगी ना, इनकम नॉट डिक्लेयर्ड, वो तो इंक्लूड ही नहीं हो सकेगी। और इसी तरह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कोई प्रोडक्ट उगाएं, तो मैंने तो वो खुद ही अपना इस्तेमाल कर लिया ना मैंने, हालांकि वो नेशनल इनकम बननी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर मेरा टाइम लगा, मेरी मेहनत लगी और मैंने उसको उगा के खुद इस्तेमाल भी कर लिया, नेशनल इनकम का
पार्ट बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो कोई मॉनिटरी टर्म्स के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, कोई बेचा नहीं गया, मार्केट के अंदर नहीं गया, मार्केट वैल्यू के अंदर वो कहीं पे नोट नहीं हुआ, तो इस वजह से वो भी इस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा, नेशनल इनकम के अंदर वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। हालांकि हो सकता है उसके लिए मैंने कोई खाद चाहिए थी, वो बीज चाहिए थे, जो मैंने पानी चाहिए था, जो मुझे बिजली चाहिए थी उसको उगाने के लिए, वो मैंने इस्तेमाल की होगी, लेकिन उसको उगा कर जो मैंने इस्तेमाल कर लिया नेशनल इनकम के अंदर नहीं आ सकेगी, क्योंकि वो तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, उसको हम मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। फिर डिफिकल्टीज कौन सी हैं? डबल काउंटिंग की इसके अंदर भी डिफिकल्टी है। When using the income method, the sum of all factor income is not the same as the sum of all personal income, as these also include transfer payments की बातें भी होंगी, with subsistence payments की बातें भी होंगी, actual productive process for no actual productive products, transfer payments कोई economic activity के बगैर हो रही हैं। These payments are purely transferred from taxpayers who provide the money to the other person, such as the unemployed or disabled, or that should not be included twice as two forms of income. Self-provided services, major problem. Some goods and services are not actually traded through the market sector and are not therefore included as part of the aggregate output figure. Although they do form part of the country's output, example include repair improvement work done on DIY, सबको पता DIY क्या है, and yeah, in some cases an imputed value is used, for instance, to value of owner occupied housing where the market rents are similar. Imputed value क्या है? फर्जी वैल्यू कि जनाब हमने कोई घर है, वो मैं खुद ही रह रहा हूँ, अगर मैं उधर खुद ना रहता, रेंट पे देना पड़ता है, तो मुझे कुछ पैसे पड़ते, या मुझे रेंट पे देता तो मुझे उससे पैसे मिलते, तो इम्प्यूटेड वैल्यू यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम फैक्टर इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंपनीज में रिटेन प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो फिर वो प्रॉफिट तो हो गया था, जो ओनर से उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इनकम अप्रोच के। तो लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे और लेट्स मीट टुमारो और एक्सपेंडिचर अप्रोच और मेन प्रॉब्लम्स की देखते हैं। जी निम्रा क्या पूछ रहे हैं जी? अच्छा जी, 172 में निम्रा कह रही हैं जी कि आपने कहा था कि वो ये बराबर क्यों है? क्यों बराबर है मैं बता देता हूँ। द फैक्टर प्राइस अप्रोच यूजिंग द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ली है उसने हर एक का अलग अलग वैल्यू ली हुई है। वुड कितने की आई थी? उसने कहा 500 की लकड़ी आई थी। कितने का लेबर लगा था? लेबर 1000 रुपए की लगी थी। अब ये फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो ब्रेड की एग्जांपल हमने देखी थी, ब्रेड की एग्जांपल हमने एक ही प्रोसेस लिया था और उसके अंदर एक का आउटपुट व्हीट और दूसरे का वो इनपुट बन रहा था, तो इस वजह से वहां पे हमें इस 2800 के अंदर 2000 नजर आ रहा था। लेकिन यहां पे लेबर का इनपुट वुड नहीं बनती, ऐसे ही है ना? वुड अलग अपनी जगह पे है, तो लेबर वाला जो जिसने मजदूरी ली है उसने अपनी अलग मजदूरी लिया, उसने बता के लिया कि ना मैं 1000 रुपया मजदूरी लूंगा। और फिर मशीनरी अलग है कि जनाब मैंने 10,000 रुपए की मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगेगी और प्रॉफिट अलग है, और इस तरह से वो 20,000 प्राइस आ रही है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसेस अप्रोच। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।